नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में बांग्लादेश की एयरफोर्स ने एक बड़ा ही धमाका किया है। उन्होंने 12 यूरोफाइटर टाइफून का लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया। अब इंटरनेट पर एक ही डिबेट है, इंडिया के रफेल या वर्सेस बांग्लादेश के यूरोफाइटर टाइफून। पेपर पर यूरोफाइटर टाइफून बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये रफेल को टक्कर दे पाएगा? आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोनों की कहानी जो शुरू होती है वो 1980s में होती है। फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन मिलकर एक फ्यूचर फाइटर बना रहे थे, लेकिन फ्रांस को एक ऐसा जेट चाहिए था जिसके लिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ा सकें, लेकिन बाकी कंट्रीज़ को सिर्फ ज़मीन से चाहिए था। इसी वजह से फ्रांस अलग हो गया और उसने बनाया रफेल, और बाकी 4 देशों ने मिलकर बनाया यूरोफाइटर टाइफून। परफॉर्मेंस और एरोडायनेमिक्स, तो यहाँ पर दोनों में कांटे की टक्कर है। यूरोफाइटर टाइफून एक इंटरसेप्टर के तौर पर डिज़ाइन हुआ था। इसका EJ-200 इंजन इसे 2.0 मैक की स्पीड और 60,000 फीट की ऊंचाई देता है। वहीं रफेल जो है 1.8 मैक और 50,000 फीट तक ही रहता है। और यूरोफाइटर टाइफून जो है हाई ऑल्टीट्यूड पर डोमिनेट करता है, लेकिन डॉग फाइट, क्लोज कॉम्बैट और लोअर ऑल्टीट्यूड पर रफेल का कनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन उसे ज़्यादा अजाइल यानी लचीला बनाता है। और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो अगर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1.15 है, जो रफेल का 0.98 टू 1.1 है, जो कि कहीं बेहतर है। इसका मतलब यूरोफाइटर की रफ्तार पकड़ने की क्षमता, एक्सेलरेशन ज़्यादा है। और वहीं अगर हम बात करें रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, असली जंग टेक्नोलॉजी की है, तो यूरोफाइटर टाइफून का कैप्टर AE से बड़ा है, इसलिए इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन रफेल का RBE-2 से रडार थोड़ा छोटा होते हुए भी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट LPI में माहिर है, यानी दुश्मन को पता लगे बिना उसे ट्रैक कर सकता है। तो रफेल का स्पेक्ट्रा सूट दुनिया का सबसे लीथल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन का रडार को इतनी बुरी तरह से जैम कर सकता है कि रफेल एक इनविजिबल जेट की तरह बिहेव करने लगता है। यूरोफाइटर का प्रेटोरियन DASS भी सॉलिड है, लेकिन कॉम्बैट एक्सपीरियंस में स्पेक्ट्रा को एज दी जाती है। और अगर यहीं बात करें वेपनरी की, तो एयर टू एयर में दोनों की मैच्योर मिसाइल कैरी करते हैं, लेकिन रफेल के पास MICA IREM है, जो कि शॉर्ट और मीडियम रेंज दोनों में काम करती है। और ग्राउंड अटैक में देखा जाए तो यहाँ रफेल बाजी मार लेता है। इसकी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर प्रिसीजन बॉम्ब ने लीबिया, सीरिया और इराक में दुश्मन को मिट्टी में मिलाया है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में देखा जाए तो रफेल न्यूक्लियर कैपेबल है, जबकि यूरोफाइटर को इस रोल के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट, लॉजिक्स एंड मेंटेनेंस। दोस्तों, यूरोफाइटर को वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है। क्यों? कॉस्ट पर आवर। यूरोफाइटर को 1 घंटा उड़ाने का खर्चा लगभग 18,000 से 20,000 डॉलर आता है। रफेल का खर्चा लगभग 15,000 से 16,000। तो जब टर्की ने 2025 में 20 यूरोफाइटर की डील की थी तो उन्हें एक जेट लगभग $285 मिलियन का पड़ा था फुल पैकेज के साथ। वहीं इंडिया को 36 रफेल लगभग $240 मिलियन पर जेट पड़े थे, वो भी इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट के साथ, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड इंजन स्टार्ट, कोल्ड वेदर ऑप्स के साथ। मेंटेनेंस में देखा जाए तो यूरोफाइटर में 4 देशों के पार्ट्स लगते हैं, इसलिए इसकी सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स है। रफेल का सब कुछ अंडर वन रूफ डसॉल्ट फ्रांस है। तो इसी वजह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या होगी। अगर बांग्लादेश को सिर्फ अपने आसमान की रखवाली करनी है तो यूरोफाइटर एक बेहतरीन पॉइंट डिफेंस इंटरसेप्टर है, लेकिन इंडिया के रफेल एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मशीन है। वो दुश्मन के घर में घुसकर मारने के लिए बना है। बांग्लादेश का 12 जेट का लेटर ऑफ इंटेंट साइन करना ये बताता है कि वो अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज तो करना चाहते हैं, लेकिन यूरोफाइटर की भारी भरकम कीमत और मेंटेनेंस उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगी। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश को रफेल चूज़ करना चाहिए था या यूरोफाइटर उनके लिए बेस्ट है? कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।